1, 2, 3, come on! हेलो स्टूडेंट्स, आप अपने चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। इसके कंटेंट्स आपको कैसे लग रहे हैं ये आप अपने जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि आने वाले समय में हम और भी अच्छे वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए चलते हैं अब स्टडी की यात्रा की तरफ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेक अप नाउ, because we are going to start chapter 2 of geography, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources। इस चैप्टर में दो कहानियां दी गई हैं और इन दो कहानियों के माध्यम से इस चैप्टर को डेवलप करने की कोशिश की गई है। एक कहानी है तंजानिया अफ्रीका की और दूसरी कहानी है न्यूजीलैंड की। तो तंजानिया अफ्रीका की कहानी से हम शुरुआत करते हैं। तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे से गांव में माम्बा जो है वो अपने परिवार के साथ रहती है। तो माम्बा गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फेच वाटर। शी हैज़ टू वॉक अ लॉन्ग वे एंड रिटर्न्स आफ्टर अ फ्यू आवर्स। माम्बा को सुबह सुबह उठना पड़ता है और बड़ी दूर से पानी लेकर आना पड़ता है और वो कुछ घंटों बाद पानी लेकर के वापस लौटती है। शी देन हेल्प्स हर मदर इन द हाउस। उसके बाद वो अपनी माँ की मदद करती है एंड ज्वाइन हर ब्रदर इन टेकिंग केयर ऑफ देयर गोट्स। और उसके बाद वो अपने ब्रदर को भी ज्वाइन करती है उसकी गोट्स की देखभाल करने में। ऑल हर फैमिली ओन्स अ पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट। तो उनका जो पूरा परिवार है एक स्मॉल रॉकी लैंड में रहता है, वहीं पर उनकी एक छोटी सी हट है जहाँ पर वो लोग रहते हैं। माम्बा's फादर कैन बेयरली ग्रो सम मैज एंड बीन्स ऑन इट आफ्टर टॉयलिंग हार्ड। तो माम्बा के जो पिताजी हैं बड़ी मुश्किल से मैज और बीन्स की कुछ खेती कर पाते हैं, वो भी कठिन परिश्रम के साथ। दिस इज नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर। और जो कुछ इस खेत से वो उपजा पाते हैं वो उनके साल भर के खाने पीने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। इस तरह से एक कहानी माम्बा की है। दूसरी कहानी है पीटर्स की, जो कि न्यूजीलैंड में रहते हैं। पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ द शिप रियरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड। जो पीटर हैं वो शिप रियरिंग रीजन में रहते हैं न्यूजीलैंड के, जहां पर उनका परिवार रन्स अ ऊल प्रोसेसिंग फैक्ट्री और ऊल्स प्रोसेसिंग फैक्ट्री में कार्यरत है। एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल पीटर वॉचेस हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शिप्स। जब हर दिन पीटर स्कूल से वापस लौटते हैं तो वो ये देखते हैं कि उनके जो अंकल हैं वो शिप की बड़ी देखभाल कर रहे होते हैं। देयर शिपयार्ड इज सिचुएटेड ऑन अ वाइड ग्रासी प्लेन्स। उनका जो शिपयार्ड है वो एक विशाल घास के मैदान के बीच में सिचुएटेड है और वहीं दूर पर कुछ पहाड़ियां भी दिखाई देती हैं। इट इज़ मैनेज्ड इन अ साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और ये सब कुछ वो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से करते हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए करते हैं। पीटर्स फैमिली हु आल्सो ग्रोज वेजिटेबल थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। और पीटर का जो परिवार है वो वेजिटेबल्स ग्रो भी करता है ऑर्गेनिक तरीके से। तो माम्बा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरह से हम देखते हैं कि माम्बा और जो पीटर हैं वो वर्ल्ड के दो डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइफ्स। और दोनों का ही जीवन बिल्कुल अलग अलग है। दिस डिफरेंसेस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड। और उनके जीवन में अंतर ही इसलिए है क्योंकि वहाँ की जो क्वालिटी है लैंड है, सॉइल है, वाटर है, नेचुरल वेजिटेशंस हैं, एनिमल, और जिस टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल करते हैं उनमें काफ़ी अंतर है। तो द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज़ द मेन रीज़न प्लेसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो जो वहाँ की जो रिसोर्सेज की उपलब्धता है उनमें अंतर होने की वजह से ही दोनों के जीवन में भी काफ़ी अंतर हमको दिखाई देता है। तो अब हम जो लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है लैंड, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। इन सब में लैंड जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। इस दुनिया के 90% लोग जो हैं वो केवल 30% एरिया में ही निवास करते हैं, जो कि बहुत कम है। और 70% एरिया जो है लैंड का वो या तो अनइनहेबिटेटेड यानी कि वहाँ कोई नहीं रहता, या फिर स्पार्सली पॉपुलेटेड यानी कि बहुत ही कम लोग वहाँ पर रहते हैं। पूरी दुनिया में पॉपुलेशन का जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी लैंड और क्लाइमेट में वेरिएशन होने की वजह से ही होता है।
लोग ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहते जहाँ पर टोपोग्राफी रग्ड हो, यानी कि ऊबड़-खाबड़ ज़मीन हो, या माउंटेन स्लोप्स भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं होते हैं। लो लाइंग एरियाज़ में भी लोग रहना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर पानी भरा हुआ होता है। डेज़र्ट रीजन भी ऑलमोस्ट अनपॉपुलेटेड या स्पार्सली पॉपुलेटेड होते हैं। जो थिक फॉरेस्ट रीजन्स होते हैं, यहाँ पर भी लोग नहीं रहते हैं। हाँ, प्लेन्स या रिवर वैलीज जो हैं वो सबसे सुटेबल लैंड होती है लोगों के रहने के लिए और एग्रीकल्चर के पर्पज से भी। तो इसी वजह से प्लेन या रिवर वैली में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, यानी सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स के नाम से जाने। हम अब जो एक नया टॉपिक है लैंड यूज़, इस पर चर्चा करेंगे। लैंड यूज़ का मतलब ये है कि हम लैंड का उपयोग किस किस उद्देश्य से करते हैं और किस किस क्षेत्र में करते हैं। तो लैंड यूज़ का जो पर्पस है वो भी अलग अलग है। हम लैंड का उपयोग एग्रीकल्चर के लिए करते हैं, फॉरेस्ट्री के लिए करते हैं, माइनिंग के लिए करते हैं, बिल्डिंग या हाउसेस के लिए करते हैं, रोड्स बनाने के लिए करते हैं, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए कहते हैं। तो इसी लैंड यूज़ को हम, या इसी ज़मीन के उपयोग को हम अंग्रेज़ी में लैंड यूज़ के नाम से जानते हैं। लैंड यूज़ वहाँ के फिजिकल फैक्टर्स के आधार पर निर्धारित की जाती है, जैसे कि वहाँ टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, वहाँ मिनरल्स की क्या स्थिति है, या वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है। इसके अलावा ह्यूमन फैक्टर्स यानी कि पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी भी इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं लैंड यूज़ के पर्पस से। लैंड को हम दो तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं ऑनरशिप के आधार पर। एक है प्राइवेट लैंड और दूसरी है कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड किसी इंडिविजुअल्स की होती है, जबकि जो कम्युनिटी लैंड है वो कम्युनिटी की होती है, जो कि कॉमन यूजेस के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि पशुओं के चारे के पर्पस से, या वहाँ पर आर्चर्ड लगा दीजिए, या फ्रूट के उद्देश्य से नट्स लगा दीजिए, या वहाँ पर मेडिसिनल हर्ब्स का उपयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से जो कम्युनिटी लैंड है वो कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ रिसोर्सेज कहलाती है। इसके अलावा लोग और उनकी जो डिमांड है लैंड्स को लेकर के वो लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि लैंड एक लिमिटेड स्टॉक है, लिमिटेड रिसोर्स है। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ लैंड भी जो है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की है। लोगों ने शहरी क्षेत्रों में या अर्बन एरियाज़ में एनक्रोचमेंट करके कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस डेवलप करने की कोशिश की, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस डेवलप करने की कोशिश की है। इसके अलावा रूरल एरियाज़ में भी लोग एग्रीकल्चरल पर्पज से ज़मीन को एनक्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। आज लैंड यूज़ के तरीकों में भारी बदलाव आया है। यह हमारे सोशल कल्चरल चेंजेस को शो करता है। आज एग्रीकल्चरल और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की वजह से लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, डीसर्टिफिकेशन जैसे मेजर खतरे, बड़े खतरे एनवायरनमेंट के सामने खड़े हैं। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेस, ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड लोगों की बढ़ती हुई डिमांड ने बड़े पैमाने पर फॉरेस्ट कवर और एग्रीकल्चरल लैंड को डिस्ट्रक्ट करने का काम किया है, और एक भय सा पैदा कर दिया है कहीं ये लैंड रिसोर्स हमारा समाप्त ही ना हो जाए। इसीलिए आज जो डिग्रेडेशन की स्थिति है उसको लगातार चेक किए जाने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो अफॉरेस्टेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, फॉरेस्ट को ग्रो करने की ज़रूरत है। इसके अलावा भूमि सुधार यानी कि लैंड रिक्लेमेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जो केमिकल पेस्टिसाइड के कंटिन्यूअस यूज़ हो रहे हैं या जो केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज़ हो रहे हैं उसको भी देखे जाने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो ओवर ग्रेजिंग हो रही है यानी पशुओं को चराने की स्थिति है उसमें भी यदि कमी की जाए, ऐसे छोटे छोटे कॉमन मेथड को यदि इस्तेमाल किया जाए तो शायद हम लैंड रिसोर्स को कंजर्व कर पाएंगे। नाउ वी विल डिस्कस ऑन द सॉइल। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंसेस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। तो जो लैंड के ऊपर ग्रेनी सब्सटेंस यानी कि दानेदार चीज़ें, जो खुरदुरे या रूखे सब्सटेंसेस हमको दिखाई देती जो पूरे लैंड को कवर किए होते हैं, वास्तव में वही सॉइल है। इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू द लैंड, ये ज़मीन से पूरी तरह से जुड़ी हुई होती हैं। जो लैंड फॉर्म्स हैं वास्तव में वो टाइप्स ऑफ सॉइल से ही निर्धारित किए जाते हैं। सॉइल इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो सॉइल है वो ऑर्गेनिक मैटर से बनी होती है। इसके अलावा मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक फाउंड ऑन द अर्थ, हमारे अर्थ पर मिनरल और वेदर्ड रॉक पाई जाती हैं। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, तो ये सारी की सारी प्रोसेस वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू होती है। तो स्टूडेंट, सॉइल को फर्टाइल बनाने का काम जो है वो मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर के मिक्सचर से ही जो सॉइल है हमारी फर्टाइल बनती है।
आज हम देखेंगे सॉइल प्रोफाइल के पिक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। इस सॉइल प्रोफाइल के पिक्चर्स में आप देख रहे हैं, सबसे ऊपर जो ग्रीन कलर में शो कर रहा है उसको हम टॉप सॉइल कहते हैं, जिसमें ह्यूमस और वेजिटेशंस होती हैं। इसके अलावा जो बीच में दिखाई दे रही है ब्राउन कलर में, उसको हम सब सॉइल कहते हैं। इसमें सैंड है, गाद है और कुछ चिकनी मिट्टी के कण पाए जाते हैं। इसके अलावा जो येलो कलर में दिखाई दे रहा है वो वेदर्ड रॉक मटेरियल्स होता है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज या टेम्परेचर की वजह से टूट फूट से बनता है। इसके अलावा जो सबसे नीचे दिखाया जा रहा है वो पेरेंट रॉक है। पेरेंट रॉक मतलब मूल चट्टाने या ओरिजिनल चट्टाने, जिसकी वजह से बाकी सारी चट्टानों या सॉइल का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखेंगे कि सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो सॉइल फॉर्मेशन के लिए मूल रूप से पेरेंट रॉक और क्लाइमेटिक फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। जो दूसरे फैक्टर्स हैं इसके अलावा वो है टोपोग्राफी, इसके अलावा है रोल अप ऑर्गेनिक मटेरियल, और टाइम भी महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं सॉइल फॉर्मेशन के लिए। इन्हीं सब के कंपोजिशन से सॉइल फॉर्मेशन होता है, और ये सब अलग अलग जगहों पर अलग अलग कलर और कॉम्बिनेशन में होते हैं। सॉइल फॉर्मेशन में पेरेंट रॉक का, क्लाइमेट का, टाइम का, फ्लोरा एंड फौना का और रिलीफ फीचर्स का क्या रोल होता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पेरेंट रॉक ये डिसाइड करता है कि किसी मिट्टी का कलर कैसा होगा, टेक्सचर कैसा होगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, उसमें मिनरल क्या किस तरह के होंगे, उसमें स्पेसिफिक कंटेंट्स क्या होंगे। इसके अलावा जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट यानी कि टेम्परेचर यानी कि रेनफॉल, ये प्रभावित करते हैं वेदरिंग कंडीशंस को और ह्यूमस फॉर्मेशंस को। इसके अलावा जो टाइम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, क्योंकि टाइम की वजह से सॉइल की जो थिकनेस है वो निर्धारित होती है, और फ्लोरा और फौना की वजह से जो है वो हमारा ह्यूमस फॉर्मेशंस की गति कितनी है ये हम पता लगा सकते हैं। इससे पता चलता है कि सॉइल फॉर्मेशन कितनी जल्दी या कितनी देर से हो पाएगा।